जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबस शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी कि प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की एक ऐसी क्लास रहेगी जहां से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बिल्कुल आपके एग्जाम को प्रॉपर ध्यान में रख करके हमने इस क्लास को डिज़ाइन किया है। तो ऐसी उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको क्लासेस से मिल जाएं। बहुत सारी क्लासेस अपने परिवार बीएससी एमबस शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म पर पहले से अवेलेबल हैं, तो आप उन क्लासेस को जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट पूरी एकदम बनी हुई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ क्लासेस की मिल जाएगी। साथ ही में इस वीडियो को आप जरूर देखेंगे और संपूर्ण डिटेल्स के साथ कोशिश करेंगे कि हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को एक बेहतरीन अंदाज में आपको समझा पाएँ। एनईपी कोर्सेज के तहत इन विषयों को जोड़ा जाता है ना। ये आपके अनिवार्य विषय के रूप में है। साथ ही में आपको बताएं, सभी विश्वविद्यालयों के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। बात करेंगे पहले प्रश्न की जो आपकी स्क्रीन पर रहेगा। देखिएगा, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है। बहुत बढ़िया। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य भी हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले हमें आपको बताना पड़ेगा कि एक्चुअल में प्राथमिक चिकित्सा होती क्या है मेरे भाई। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में समझो। देखो, प्राथमिक चिकित्सा वो चिकित्सा होती है जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी रोगी है, उसको अस्पताल पहुंचाने से पहले या फिर डॉक्टर के आने से पहले तक आप उसका जो भी इलाज करते हैं वो सब कहलाता है आपका प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है। अब आप कहेंगे सर कैसे? देखिएगा, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कोई भी व्यक्ति डूब गया है, पानी में डूब गया था, उसको आपने बचाया है ना, किसी भी तालाब, नदी, कहीं पे भी डूब गया था, उसको आपने बचाया, किनारे पर आप ले आए। और जब आप किनारे पर लाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी जीवन रक्षा उसकी करनी पड़ेगी, है ना, कि जब तक डॉक्टर साहब नहीं आ जाते तब तक ये भाई क्या है, हम इसकी यथासंभव हर संभव कोशिश करें कि इसका जो है मर्ज बिल्कुल ठीक बना रहे, है ना, कोई प्रॉब्लम उसको ना हो जाए। तो इस वजह से ये है प्राथमिक चिकित्सा का ये उद्देश्य होता है। केवल डूबने तक की बात नहीं है, कोई घायल है, चोट है, जो भी उस व्यक्ति को अगर परेशानी है तो उसके लिए जो चिकित्सा आप देते हैं डॉक्टर के आने से पहले या अस्पताल उसको ले जाने से पहले तक, वो चिकित्सा प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। बहुत बढ़िया। अब जरा हम पहले क्वेश्चन के माध्यम से हम क्या है प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य समझ लेते हैं। देखिएगा, जितने भी ये उद्देश्य लिखे हैं सारे प्राथमिक चिकित्सा के हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। समझेंगे अब। देखिए, रोग निवृत्ति में सहायता देना, है ना, रोग निवृत्ति में रोगी को सहायता देना, घायल की दशा ना बिगड़ने देना एवं यथासंभव डॉक्टर के पास पहुंचने तक रोगी की जीवन रक्षा करना। जी हाँ, बिल्कुल प्राथमिक चिकित्सा जो होती है वो क्या होती है, कभी कभी ये जीवन दायिनी भी सिद्ध होती है। पूरा बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। बस पूरे फोकस के साथ वीडियो को अंत तक देखते रहना। ठीक है, बिल्कुल देखते रहना, सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो समझो बात। दूसरा ऑप्शन है, रोगी को दुर्घटना के समय उपयुक्त डॉक्टरी सुविधा प्राप्त होने से पूर्व हालात बिगड़ने से रोकना। जी हाँ मेरे भाई, उसके हालात जो है बिगड़ने से रोकना, बालक में सुरक्षा उपयोगी आदतों का विकास करना। इस वजह से ये सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। देखिएगा, प्राथमिक चिकित्सा वॉक्स में होती हैं। अब आप कहेंगे सर प्राथमिक चिकित्सा वॉक्स क्या होता है? कोई बात नहीं, आपको अगर नहीं पता है कोई नहीं, सुनिए आप। देखिए, प्राथमिक चिकित्सा वॉक्स वो वॉक्स होता है, आपने देखा होगा आपके घर में एक आपकी दीदी, बहन जी, भैया, बड़े भैया, कोई भी ऐसे होंगे जो ऐसा बॉक्स रखते होंगे, या हो सकता है आप ही रखते हो, मम्मी पापा कोई तो रखता होगा, है ना, या आप रखते हो। तो देखिएगा, एक ऐसा बॉक्स जिसमें बहुत सारी हम चीज़ें रखते हैं, जैसे पेन किलर हुई, है ना, जैसे अगर किसी को फीवर हो गया है तो फीवर की हमने दवा रख ली, है ना। थोड़ी ऐसी ऐसी दवाएं रखते हैं जिसमें हमें क्या है कि अगर रात में या कभी भी ऐसी प्रॉब्लम हुई, डॉक्टर के हम पास नहीं जा पा रहे हैं, अस्पताल हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो उससे पहले क्या है, हम अपना मर्ज ठीक कर लें, है ना, हम अपनी दवा खुद कर लें। जैसे कैंची रख ली आपने, है ना, या फिर जो आपने रुई पट्टी रख ली, सैनिटाइजर रख लिया, है ना, थोड़ा बहुत कपड़ा रख लिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है उस किट में होती हैं, उसको आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं। जैसे आप पिकनिक पे गए, कहीं बाहर गए, तो उसको ले जा सकते हैं अपने साथ में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं फर्स्ट एड बॉक्स, जिसे हम कहते हैं प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, उसको कहा जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है भाई, प्राथमिक उपचार हेतु आवश्यक दवाएं एवं वस्तुएं होती हैं, या पूर्ण इलाज की व्यवस्था होती है, पट्टी एवं लाल दवा होती है, स्वच्छ कपड़ा होता है। देखिएगा, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन ये नंबर का जो आंसर है वो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि सब जो है वो क्या है, प्राथमिक उपचार हेतु आवश्यक दवाएं एवं वस्तुओं में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, इसलिए ये ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा। बाकी सारे ही हैं पर ए ज़्यादा बेस्ट है, इस वजह से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया और एक बेहतरीन तरीके से आप समझते हुए चल रहे होंगे। ठीक है, चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। रक्तस्राव का एक प्रकार है। रक्तस्राव का अर्थ होता है रक्त का निकलना, है ना, शरीर से रक्त का बाहर निकलना। रक्त मीन्स खून का बाहर निकलना। देखिए, केश के रक्तस्राव, नाक से रक्तस्राव, दूसरा हो जाएगा धमनी रक्तस्राव, और शरीर के भीतर जो है वो रक्तस्राव, तीसरा हो जाएगा सिरा के रक्तस्राव, या चौथे की बात करेंगे उपयुक्त सभी। तो देखिएगा, रक्तस्राव जो है सभी
जो आप देख रहे हैं सारे खून के निकलने के प्रकार हैं या रक्तस्राव के सारे प्रकार हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। देखिए, हम आपको बताएं, अपने परिवार बीएससी एमएस शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपके मेजर या फिर माइनर सब्जेक्ट की बहुत सारी क्लासेस पहले से अवेलेबल हैं। आप जाकर के जरूर देखें। चाहे मैं बात करूं फोटोग्राफी की या फिर मैं बात करूं टैली या एनसीसी की, है ना, तो ये माइनर्स की सारी क्लासेस हैं। बाकी मेजर की भी सारी हैं। चाहे बात करूं हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, गृह विज्ञान, है ना, या मैथमेटिक्स की बात करें, फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, तो सारी क्लासेस अपने परिवार पे अवेलेबल हैं। आप जाकर के जरूर देखें। और पूरी यूनिट वाइज हम सीरीज बिल्कुल चला रहे हैं, जैसे कि एक यूनिट में, एक वीडियो में एक यूनिट कंप्लीट हम करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जाकर जरूर देखें। प्लेलिस्ट एकदम बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी चैनल पर आप डायरेक्ट विजिट करके प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। एक बार परिवार बन जाए, बीएससी एमएस शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं, फैमिली बन जाएं और एकदम टेंशन फ्री हो जाएं अपनी बीएससी बीकॉम से, है ना। आपके आने वाले जितने भी सेमेस्टर्स होंगे सबकी जिम्मेदारी हमारे कंधे पे होगी। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। चलो अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छे से समझो बस। देखिएगा, निम्न में से किससे जो है रक्तस्राव तेजी से होता है। देखिए, रक्तस्राव जो है धमनी के कटने पर सबसे ज्यादा तेजी से होता है। ठीक है, यहां से 1 से 2 क्वेश्चन क्लियर होंगे। आने वाले जितने क्वेश्चन है उनमें आपको मिलेगा। देखिएगा, निम्न में किससे रक्तस्राव तेजी से होता है, तो आप कहेंगे सर धमनी के कटने पर, सिरा कटने पर, कोशिका कटने पर, नाक की चमड़ी कटने पर। ये नहीं, बिल्कुल धमनी कटने पर सबसे ज्यादा रक्त बाहर निकलता है। ठीक है, यहां आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन यहां से क्लियर रखेंगे कि किस रक्त वाहिका का रंग नीलापन के लिए गहरा लाल होता है। गहरे लाल की जब बात करें तो सिरा। ठीक है, गहरे लाल के, अगर वाहिका का रंग नीलापन लिए और गहरे लाल की बात करें तो आप कहेंगे सर सिरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और साथ ही में धमनी के कटने पर सबसे ज्यादा रक्तस्राव होता है। इस बात को भी अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किस रक्तस्राव में रक्त उछलता हुआ बाहर निकलता है, तो भैया धमनी रक्तस्राव में रक्त जो है उछलता हुआ बाहर निकलता है। अभी मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा तेजी से होता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अस्थि भंग के प्रकार हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अस्थि भंग के प्रकार की अगर बात करें, साधारण, विषम एवं जटिल अस्थि भंग। अच्छा समझो पहले, अस्थि भंग क्या है। अस्थि का अर्थ होता है हड्डी। क्या अर्थ होता है अस्थि का, तो आप कहेंगे सर हड्डी अस्थि का अर्थ होता है, और हड्डी टूट जाए तो उसको अस्थि भंग कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे असाधारण, विषम एवं जटिल अस्थि भंग, है ना, अंग नहीं है भंग है ना, कच्ची, टूट, बहुखंड अस्थि भंग, या फिर दोनों। तो भाई ये दोनों ही हैं, अस्थि भंग के प्रकार हो जाते हैं। देखिए, आप अगर कभी, भगवान ना करे ऐसा कभी हुआ हो, लेकिन अगर किसी का आपने देखा हो, है ना, कि उसका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, है ना, आप अगर उसके साथ कभी अस्पताल गए हो, है ना, जाना तो पड़ेगा ही ना। अगर आप गए हो तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर पहले कच्चा प्लास्टर चढ़ाता है, उसके बाद पक्का चढ़ाता है। ऐसा कुछ होता है कि नहीं, बताओ। अगर थोड़ा बहुत क्रैक्स हुआ रहता है तो वो कहता है कि ऑटोमेटिकली क्या है, गर्म जो पट्टी हम देते हैं उससे एड ऑन हो जाएगी। बाकी अगर हम आपको बताएं, आप इलाज ना भी करवाएं, है ना, तो भी हड्डी ऑटोमेटिकली जुड़ेगी। पर प्रॉब्लम ये रहती है ना कि वो उल्टी सीधी जुड़ जाएगी। तो उस वजह से आपको क्या है कि हाथ को मोड़ने में या मूवमेंट में आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से डॉक्टर के पास जाना होता है, वो उसको एक सही वे में लगा देता है जैसे पहले थी। ठीक है, चलिए ये थी बिल्कुल, है ना, सिंपल सी बातें, आप सबको पता होगा। चलिए बात करेंगे, जब हड्डी टूटती नहीं वरन अपने स्थान को छोड़कर झुक जाती है तो वह क्या है, कच्ची टूट होती है। उसको क्या कहते हैं, कच्ची टूट होती है। पक्की टूट वो होती है जो एकदम से टूट जाए। ठीक है, ठीक है, थोड़ी सी झुक जाए तो कच्ची टूट। बात करेंगे, डूबे हुए व्यक्ति को देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब गया है तो उसको आप क्या देंगे, भैया ठंडा पानी देंगे, गर्म कॉफी या चाय देंगे, अल्कोहल दे देंगे या डाइजिन दे देंगे। बताइए, अगर कोई पानी में डूब गया है कोई व्यक्ति, है ना, तो वैसे ही उसको ठंडन लग गई होगी, है ना, तो उसको आप ठंडा पानी तो नहीं देंगे ना, अल्कोहल दे देंगे क्या, है ना, कि लो भाई पी लो, है ना ऐसा भी नहीं है। चलिए, डाइजिन भी नहीं देना है आपको, क्या देना है, गर्म कॉफी या चाय देंगे, जिससे भाई थोड़ा उसको शांति मिले। ठीक है, पहले तो उसे सीपीआर ईपीआर देके उसको बिल्कुल सांस चल रही कि नहीं चल रही सही से, वो सब करना पड़ता है। मौच के लक्षण की बात अगर करें, सिम्टम ऑफ स्पेन की अगर हम बात करें, तो भाई साहब जोड़ में दर्द एवं सूजन आना, जोड़ के स्थान पर त्वचा का रंग बदल जाना, जोड़ में कार्य एवं हिलाने डुलाने की जो शक्ति है वो नहीं रहती है, या सभी, तो बिल्कुल ये सब जो है मोच के लक्षण होते हैं। मोच आपने देखी होगी, पैर में कई बार पैर मोच जाता है, हाथ मोच जाता है ना, पंजा जो है होता है वो मोच जाता है, तो आपने देखा होगा उस स्थान पे दर्द बहुत ज़्यादा होता है, सूजन भी वहाँ पे आ जाती है ना, त्वचा का जो रंग है वो बदल जाता है, कहते हैं ना हरो नीलो परगो, है ना ये सब चीज़ें जो है वो बुंदेलखंड की टच की वजह से हो सकता है आपको ये वॉइस बिल्कुल वैसी लग गई हो, माफ़ करना। पर ये क्या है कि
जोड़ों के स्थान पर जो त्वचा का रंग है वो बदल जाता है, मेरे कहने का यही अर्थ था। और जोड़ों में जो कार्य है, हिलाने लुलाने की जो शक्ति है वो नहीं रहती है। ये सब चीज़ें जो है मौच के लक्षण में हम जानते हैं। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हड्डी टूटने के भेद की अगर हम बात करें तो सामान्य अस्थिभंग होता है, विषम अस्थिभंग होता है, या पेचीदा अस्थिभंग होता है, या सब। तो बात करेंगे राइट आंसर की। हड्डी टूटने के जो भेद हैं वो सभी हो जाएंगे, है ना। सामान्य अस्थिभंग भी होता है, विषम भी होता है और पेचीदा भी होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी टूट के लक्षण क्या है। भैया हड्डी टूट के लक्षण है सूजन, दर्द, शक्ति की कमी, अंग हिलाने डुलाने, अक्षमता, है ना। अक्षमता मीन्स सक्षम ना होना, अप्रयोग सभी। तो ये सब जो है आंसर हो जाएगा, आपको पहले ही हम बता चुके हैं। चलिए अब यहाँ से आपका बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझिएगा जरा। लू लगने पर व्यक्ति को क्या होता है भाई। सिर दर्द हो जाता है, बुखार हो जाता है, या बेचैनी होती है, या सब हो जाता है। भाई लू अगर किसी व्यक्ति को लग जाएगी तो सिर दर्द भी होगा, बेचैनी भी होगी, है ना, वॉमिटिंग वगैरह सब होगी, और ये बुखार भी होगा, पेट दर्द होगा, सारी चीज़ें हो सकती हैं लू लगने के कारण। तो इस वजह से क्या है, इसका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाइड्रोफोबिया होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाइड्रोफोबिया क्या है, सांप के काटने पर होता है, बिच्छू के डंक मारने पर होता है, पागल कुत्ता काटने पर होता है, लू लगने पर होता है। देखिएगा हाइड्रोफोबिया जो है वो होता है पागल कुत्ते काटने पर, है ना। वैसे अगर हम देखें हाइड्रोफोबिया क्या है, जल से डर लगना, है ना, पानी से डर लगता है हाइड्रोफोबिया में। और पागल कुत्ता काट ले तो कौन सा रोग होता है बताओ भाई। तो आप कहेंगे सर रेबीज हो जाता है। कौन सा रोग होता है, रेबीज हो जाता है। और रेबीज रोग में ही क्या होता है, रेबीज रोग की वजह से हाइड्रोफोबिया होता है। और हाइड्रोफोबिया क्या है, पानी से डर लगता है, तो इस वजह से रेबीज रोग में पानी से डर लगता है। ठीक है बात। और पशुओं के काटने से वैसे होता है, मोस्टली कुत्ते से होता है, पागल कुत्ते से होता है। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे बिच्छू के डंक की बात आ ही गई है, तो आप बता दो बिच्छू के डंक में और चींटी में कौन सा होता है बताओ एसिड, है ना। क्या फॉर्मिक एसिड होता है, जल्दी से आप कमेंट में बताएंगे हमें, जल्दी से बताओ क्या फॉर्मिक एसिड होता है। चलिए विष पॉइजन के प्रकार हैं, विष बताओ। मीठा एवं खट्टा विष होता है क्या, बताइए। दाहक अदाहक विष होता है, यही बिल्कुल सही है। दाहक एवं अदाहक विष ये दो टाइप के विष होते हैं। उच्च निम्न विष कुछ नहीं होता है, मीठा खट्टा विष कुछ नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक एवं कास्टिक सोडा क्या है। तो भाई साहब ये सब जो है दाहक विष के अंतर्गत आते हैं। कोरोसिव पॉइजन और नॉन कोरोसिव पॉइजन, ध्यान रखना कोरोसिव विष के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, हिस्टीरिया जो है वो क्या है, तो आप कहेंगे ये यौवनावस्था में होता है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम वगैरह होती है, क्षमता होती है एक। देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। थोड़ी देर पानी में डूबा रहने पर जो व्यक्ति है क्या होता है उसके साथ, अचेत हो जाता है, उसकी श्वास क्रिया रुक जाती है। ये ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे तो ए वी एन दोनों जो है स्थितियां हो सकती हैं कि वो घायल भी हो जाएगा, उसकी श्वास क्रिया अवरुद्ध हो जाएगी, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम उसके साथ हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसको क्या करना है, हमने अभी आपको बताया था कि उसको गर्म कॉफ़ी चाय आपको पिलानी है ना, CPR वगैरह देना है, उसको सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो रही है उसको ऑक्सीजन लेवल उसका बढ़ाना है कैसे भी करके। ठीक है, चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सांप काटने पर व्यक्ति में क्या होता है। देखिएगा चुभता दर्द होता है जो धीरे धीरे बढ़ता है, या फिर त्वचा का रंग बैंगनी हो जाता है, या बेहोशी आने लगती है, या सभी। बिल्कुल बात करेंगे राइट आंसर की तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर है कि इसमें क्या होता है कि चुभता दर्द होता है और जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, त्वचा का रंग भी बैंगनी हो जाता है, बेहोशी आने लगती है अगर कोई सांप कट कर लेता है तब। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं उस टाइम, है ना। चलेगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्षारयुक्त विषपान से क्या है, तो भाई साहब मुख गला आदि छिल जाते हैं, गले एवं पसली में जलन होती है, या रोगी की आंख की पुतली सिकुड़ जाती है। बिल्कुल यही सही आंसर है। क्षारयुक्त अगर हम विषपान कर लेते हैं तो रोगी की जो आंख की पुतली है वो सिकुड़ जाएगी, इससे ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। बेहोशी या फिर फेंटिंग की यहाँ पे बात होगी। तो बताओ भाई बेहोशी क्या होती है। तो भाई बेहोशी की बात करें अगर तो दो प्रकार की बेहोशी होती है, पूर्ण बेहोशी और अपूर्ण बेहोशी। अच्छा, पूर्ण बेहोशी क्या है, जिसमें पूर्ण आदमी अचेत हो जाता है। ठीक है, पूर्ण स्थिति में आदमी क्या होता है, अचेत हो जाता है, वो बेहोशी कहलाती है। अपूर्ण तो मैं आपको बताऊं, आपने अगर कभी सुना हो तो कहते हैं ना नींद में हो क्या, है ना, ऐसे आधे आधे रहते हैं कि आधे बिल्कुल अचेत में भी होते हैं और ना जाग भी रहे होते हैं, सो भी रहे होते हैं, उसी तरह की उसको हम अपूर्ण बेहोशी की संज्ञा हम देते हैं। ठीक है, बात करेंगे बेहोशी फेंटिंग के लक्षण क्या हैं। तो भैया चेहरा पीला पड़ जाना, माथे पर पसीना आना, नाड़ी गति धीमी पड़ जाना, श्वास हल्की लेना, उपर्युक्त सभी। तो ये सब जो है कंडीशंस हैं, ये सभी लक्षण हैं किसके, बेहोशी के लक्षण हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और हम आपको बताएं, देखिएगा आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ अगर हो सके तो बिल्कुल जो वहाँ पे व्याप्त कुरीतियाँ हैं, है ना, जो रूढ़िबद्ध धाराएं हैं
मेरे कहने का मतलब है बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ वहाँ पे होती हैं, आप उनको कहीं ना कहीं दूर करने का प्रयास आप अपने स्तर से करते रहिए, ठीक है। कुछ भी हो आप बिल्कुल करते रहिए, ठीक है। मेरे कहने का अर्थ हुआ जैसे बहुत सारी बुराइयाँ जो व्याप्त हैं हमारी समाज में, जैसे छुआछूत हुई या फिर जो बहुत सारी बीमार बुराइयाँ हैं जिनको मैं बीमारियों की संज्ञा देता हूँ, तो आप उनको कहीं ना कहीं अपने स्तर से उनको ख़त्म करने का प्रयास आप करते रहिए। बाकी कुछ भी हो, है ना, बाद में देखा जाएगा, ठीक है। चलिए बात करें, लेकिन करना कैसे है, उसको एक अच्छे लेवल के साथ करना है ना, एक सभ्य मानव बन के करना है, ऐसे नहीं बुरी हरकतों के साथ और गंदा विचार करके बिल्कुल भी नहीं करना है। सभ्य मानव बन के अगर आप करेंगे तो चीज़ें बिल्कुल अच्छी होंगी, भगवान आपका साथ देगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। बात करेंगे बेहोशी के उपचार की, ट्रीटमेंट की, तो कैसे होता है भाई, देखिएगा, शुद्ध एवं स्वच्छ वायु देना, रोगी के हाथ पैर गर्म करना। दूसरा हो जाएगा मुख पर ठंडे पानी के छींटे मारना, वस्त्रों को ढीला कर देना, होश आने पर थोड़ा गर्म पानी एवं चाय देना तथा रोगी के पूर्ण आराम की व्यवस्था करना। ये सब जो है बेहोशी के ट्रीटमेंट के क्या है भाई, उपचार हैं। इस तरह से आप उसका उपचार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, छात्र के स्वास्थ्य का परीक्षण होना चाहिए। भाई साहब, छात्र के जो स्वास्थ्य का परीक्षण है वर्ष में कम से कम 3 बार बिल्कुल होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सत्य है ना। चलिए, उसको देखते रहना चाहिए कि भाई इसकी मानसिक दशा कैसी है ना। ये समझने में अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके जाकर के उसके अभिभावक से बात करें, है ना, दोनों मिलकर के क्या है उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। छात्र से पहले बात करें कि भाई दिक्कत कहाँ आ रही है, उसे समझने की कोशिश करें, ऐसा नहीं कि बस उससे पीटने लग जाए, है ना। बहुत बढ़िया। चलिए बात करेंगे सर्पदंश स्नैक बाइट की। स्नैक बाइट के उपरांत ध्यान देना चाहिए। बताइए भाई, व्यक्ति को सोने ना दें या फिर डॉक्टर के पास ले जाएं, ठीक है। काटे हुए स्थान के ऊपर कसकर बांध दें। तेज चाकू या ब्लेड से सांप के कटे हुए स्थान को खुरच कर लाल दवा लगा देना चाहिए, है ना। लाल दवा क्या होती है बताओ जल्दी से, KMNO4 होती है कि नहीं, KMNO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट। क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। देखिएगा, ये सब जो है ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति को सोने नहीं देना है, जी हाँ बिल्कुल, डॉक्टर के पास उसको ले जाना है। कटे ऐसा नहीं कि बस आप डॉक्टर के पास नहीं ले जा पा रहे तो प्राथमिक उपचार भी हैं उसके, वो करते रहिए, पर डॉक्टर के आने से पहले तक उसको क्या है कि प्राथमिक उपचार उसको देते रहिए, है ना, उसकी हालत ना बिगड़ पाए। तो आप क्या क्या करेंगे, उसको सोने नहीं देंगे, सोने नहीं देंगे। कटे हुए स्थान के ऊपर क्या करेंगे, आप कसकर बांध देंगे। तेज चाकू या ब्लेड से सांप के कटे हुए स्थान को खुरच कर लाल दवा लगा देंगे, है ना। जो जो बन पड़ेगा उस टाइम आप करेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा एक बात और बताएं, इतनी सारी बातें हमने आपको बताई हैं, प्राथमिक चिकित्सक जो है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, प्राथमिक चिकित्सक का अर्थ हुआ वो व्यक्ति, है ना, वो व्यक्ति जो आपको उस टाइम मिला, किस टाइम मिला, जब आप बिल्कुल किसी भी कंडीशन में नहीं थे, है ना। कहने का मतलब आप बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम थी, आप बेहोशी की हालत में थे, घायल हो गए थे, आपको चोट आ गई थी, उस टाइम अगर कोई व्यक्ति आपका उपचार कर रहा है तो वो प्राथमिक चिकित्सक है, ठीक है। अब वो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो ना हो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या कैसा होना चाहिए, वो खुश मिजाज होना चाहिए, वो एक सच्चा साथी, सच्चा हमदर्द होना चाहिए, जो आपकी बात को समझ सके, है ना, आपको समझ सके। ऐसा नहीं कि वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल दे अपनी बातों से कि भैया अरे ये तो आपको बहुत ज़्यादा लग गई, अब आप बचोगे ही नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं है, किसी को एक्सीडेंट हो गया है, कुछ भी बात हो गई है, तो डॉक्टर के आने से पहले तक उस व्यक्ति, वो ऐसा व्यक्ति जो खुश मिजाज हो, खुले दिल वाला हो, आपकी हेल्प करे, है ना, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चल रहे होंगे। देखिएगा, बिजली का धक्का जो है, इलेक्ट्रिक शॉक अगर लग जाए तो आप क्या करेंगे। देखिएगा, शीघ्र बिजली प्रवाह को बंद कर देना चाहिए। दूसरा है व्यक्ति को लटाकर गर्म चाय, कॉफ़ी, दूध जो है वो रखना चाहिए। तीसरा हो जाएगा शीघ्र चिकित्सक के पास आपको उसको ले जाना पड़ेगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही है। बिजली का धक्का अगर लग जाए तो सबसे पहले क्या करें, बिजली का प्रवाह बंद करें, उस व्यक्ति को टच कतई ना करें, है ना, उस व्यक्ति को टच आप कतई ना करें। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक पीड़ित को भारी रक्तस्राव होता है, आप इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। देखिएगा, अगर उसे रक्तस्राव हो रहा है तो उन्हें रक्तस्राव पर हाथ रखकर रोकने के लिए उससे कहेंगे, है ना, रोकने के लिए कहेंगे कि भैया उसको हाथ ना उस पर रखे रहो कि ब्लड जो है वो बाहर ना निकल पाए। दूसरा हो जाएगा, उनके पास बैठे रिश्तेदार से रक्तस्राव पर हाथ रखकर रोकने के लिए कहेंगे। तीसरा हो जाएगा, सीधे दबाव के साथ पट्टी करेंगे। चौथा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी, है ना। तो उपयुक्त में से कोई भी का अर्थ हुआ, ये सारे बिल्कुल आप करेंगे, है ना, कि अगर जैसे खुद वो अपना खून, ब्लड बंद करने की इस स्थिति में नहीं है तो कोई भी उसके पास जो बैठा है उससे कहो कि भाई उसका ब्लड बंद कर दो, है ना, मतलब उस पर हाथ रखे रहो, और धीरे धीरे क्या है 3 से 4-5 मिनट में वो बंद हो जाता है। हेपेरिन नाम का एक पदार्थ होता है उसकी वजह से। अच्छा एक बात और बताओ, ऐसे कौन सा विटामिन की वजह से खून का थक्का अगर वो कमी हो जाती है तो थक्का नहीं जमता है, बताइए। विटामिन ई है या विटामिन के है, जल्दी से एक बार कमेंट बताओ, है ना, जल्दी से एक बार कमेंट में बताओ, मैं देखना चाहता हूँ पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे आप।
चलिए बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सेरिवेलम और मेड्यूला किस मस्तिष्क का हिस्सा है? तो बात करेंगे ये सब जो है वो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होते हैं। ठीक है, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, मेडुला की अगर बात करें तो ये रीढ़ की हड्डी जो है मस्तिष्क के रीढ़ की हड्डी वहां से निकलती है, मेडुला से निकलती है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा वही है, रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क से किस हिस्से से निकलती है? तो आप कहेंगे सर मेडुला से निकलती है। सर्पदंश के लिए इनमें से क्या करना चाहिए? तो भाई साहब बर्फ ना लगाएं, घाव को ना काटें, रबड़ का बंद ना लगाएं, उपर्युक्त सभी। देखिए क्या करना चाहिए भाई, घाव ना काटें, घाव को काटना तो चाहिए, बर्फ नहीं लगानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, बर्फ ना लगाएं, रबड़ का बैंड ना लगाएं, वैसे बांध दें उसे, है ना, वैसे बांध दें किसी और चीज़ से, पर रबड़ का बंद ना लगाएं। घाव को थोड़ा बहुत काट के वहाँ पे केमेनोफोर लगा दें, पर ज़्यादा एकदम ना काटें कि आप उसको अलग ही कर दें, बिल्कुल, है ना। तो ये सब जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज किसके द्वारा फैलता है? बताइएगा। रेबीज जो है मच्छर से फैलता है, पशु के काटने से फैलता है, जानवरों के सूंघने से फैलता है, दूषित पानी से फैलता है? तो भाई साहब रेबीज जो है पशु के काटने से फैलता है, इस बात को अपने माइंड में रख लेना। पशु यानी कि कुत्ते के काटने से फैलता है। और मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था भाई, रेबीज रोग की वजह से हाइड्रोफोबिया हो जाता है, इसमें पानी से डर लगने लगता है। ठीक है, चलेगा, पागल कुत्ते से होता है। ठीक है, मकड़ी, कीट या सांप का काटना ये क्या है? तो आप कहेंगे इंजेक्शन विषाक्तता हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप जहर नियंत्रण केंद्र को कॉल करते हैं तो आपको क्या जानकारी तैयार करनी चाहिए? तो उस टाइम जो है आपकी जानकारी होनी चाहिए, किस समय जो है विषाक्तता हुई है, आपके बच्चे की आयु कितनी है, लिए गए उत्पाद का नाम क्या है ना, प्रयोग सभी। तो ये सब आपको जानकारी उन्हें देनी पड़ेगी, जिस वजह से वो क्या है अपनी जो दवा है वो साथ में यहाँ पे आप तक ला पाए, है ना। जी मचलाना जहर का एकमात्र लक्षण है, ये बात बिल्कुल पूर्णतः असत्य है ना। जहर का लक्षण ही नहीं है जी मचलाना, बहुत सारे लक्षणों की वजह से जी आपका मचला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जब नाक के अंदर कुछ अटक जाए तो आपको क्या करना चाहिए? नाक को गर्म साफ पानी से धो लें, बहुत बढ़िया। जबरदस्ती बाहर की ओर सांस निकालें, सही है। नाक के माध्यम से जबरदस्ती सांस लें, अपने मुंह के माध्यम से सांस लें। तो ये सब कंडीशन है भाई, आप सांस नहीं ले पा रहे तो मुंह से सांस लेनी पड़ेगी ना, ऐसा थोड़ा ना कि ऑक्सीजन का प्रभाव आप कम कर लेंगे, है ना। जबरदस्ती सांस को बाहर निकालें, जिससे भाई जो भी अटका है वो बाहर निकल जाए। नाक के माध्यम से जबरदस्ती सांस लें, सारी चीज़ें बिल्कुल सही है एकदम, है ना, समझिएगा बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी वस्तु जो आपकी त्वचा के अंदर धंस जाती है, इनमें से क्या हो सकती है? भाई कांच, लोहे का टुकड़ा, लकड़ी, पत्थर, सुई, है ना, सांप, कुछ भी हो सकता है। सांप काटने के जोखिम को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? भाई साहब सांप को देखने पर उसे पकड़कर दूर ले जाएंगे, सांप को देखते ही मार डालो। अरे भैया, मोटे चमड़े के जूते पहने एवं लंबी घास में पैदल यात्रा अगर करनी है, ये बिल्कुल राइट आंसर है, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा, अब सांप को देखते उसे पकड़कर दूर ले जाएं, ये कोई बात नहीं हुई, है ना। आप नहीं कर सकते, वो आपको कट और कर लेगा और सांप को देखते ही मार डालो, अरे ऐसे तो गलती कभी ना करना। ठीक है, ऐसे गलती कभी ना करना। अगर कोई मधुमक्खी आपको डंक मारती है तो स्टिंगर को हटाने की कोशिश ना करें। बात क्या है भाई, असत्य है ना, ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई मधुमक्खी कट कर ले तो भाई उसका जो डंक वंक है भाई बाहर निकालो, है ना, जो भी उपचार है आप करिए। नहीं अगर सही हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाएं। अर्ध नहीं है यहाँ पे, अगर है, अगर आप धूप में बाहर निकलते हैं तो त्वचा की रक्षा के लिए सबसे अच्छा क्या तरीका है? भाई SPF30 सनस्क्रीन लगाएं, है ना, ये कोई क्रीम वगैरह होती होगी। लंबी बाजू की शर्ट पहने और पैंट पहने, सही बात है। धूप का चश्मा पहने, ये सब जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आपके। तो आपको ये सारे तरीके अपनाएं जब भी आप धूप में बाहर निकलें तब। ठीक है, चलिएगा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, धुएं और आग के संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति को जलन हो सकती है ना, तो इसको तापीय जलन के माध्यम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जला हुआ घाव त्वचा की शीर्ष परत पर नीचे की परत की के एक हिस्से को प्रभावित करता है तो ये क्या है? तो भाई ये पहला डिग्री जला हुआ है ना, ये क्या है, पहला डिग्री जला हुआ है। ठीक है, अंदर अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर दूसरा डिग्री, फिर और ज़्यादा अगर दिक्कत कर जाए तो फिर इस तरह से तीसरा चौथा डिग्री हम मानते हैं उसको। ठीक है, शरीर का साधारण तापमान कितना होता है? भाई साहब 37.5 डिग्री के आसपास ये होता है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, एक हम आपको फॉर्मूला बताते हैं जिसमें आप निकाल सकते हैं, डिग्री सी से फारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। C/5 बराबर F-32/9। यहाँ पे क्या स्थिति होती है, अगर C आप रखेंगे, जैसे ये 37 लिखा है डिग्री सेल्सियस में, तो C आप रखेंगे तो यहाँ से F आ जाएगा, है ना, या F रखेंगे तो C आ जाएगा। अब जल्दी से इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले में पुट करके 37.5 को आप F में हमें मान निकाल के, और आप हमें किस में बताएंगे? कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जल्दी बताओ। ठीक है, जल्दी से पहले निकालो फिर आप हमें बताओ। ठीक, चलो अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलो एक और बात बताएं, अगर डिग्री C में दिया है उसको आप केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 200
क्या करेंगे आप? 273 या 373? जल्दी बताओ, 273 या 373 जोड़ेंगे? जल्दी से बताओ कमेंट में एक बार, है ना, जल्दी से एक बार कमेंट में बता दो। चलो, दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें आपसे चाहिए। कौन कौन? एक तो फ़ारेनहाइट में हमें शरीर का टेम्परेचर चाहिए। दूसरा, आप हमें बताओ कि डिग्री सेल्सियस से अगर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या हम प्लस 273 करते हैं या फिर हम प्लस 373 करते हैं? ठीक है, जल्दी से बताओ। ठीक है, जल्दी से बताएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मिठास का पता लगाने वाली स्वाद कलिकाएं स्थित होती हैं। मिठास का पता लगाने वाली स्वाद जो कलिकाएं हैं वो जीभ के सामने स्थित होती हैं। बात याद रखेंगे। आप ठंड में काम करने जा रहे हैं तो अपने सिर को ढककर रखें, यह ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, ठंड हो या गर्मी अपने सिर को बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर ढककर आप रखेंगे। बहुत बढ़िया, है ना। गर्मी आ गई है, आ गई कि नहीं आ गई है? और क्या है कि भूसे में आग जल्दी लगती है, ठीक, तो सिर को ढक के रखें। ये बातें सब हंसी मजाक की थी, बुरा ना मान जाना कोई, है ना, ज़्यादा दिल पे लेने की बात नहीं है। काफ़ी टाइम से आप क्लास देख रहे होंगे, मुझे लगा बोर ना हो गए हो, इस वजह से बताना पड़ा। चलेगा, बहुत बढ़िया। आप बहुत अच्छे तरीके से आप चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपका कंप्लीट कराता हूँ। देखिएगा, प्राकृतिक त्वचा के रंग में कोई भी बदलाव त्वचा को नुकसान पहुँचाने का संकेत है। तो ये बात बिल्कुल सही है। प्राकृतिक जो त्वचा हमारी है उसमें अगर चेंजेस आपका हो रहा है तो फिर इस बात से आपको पता लग जाता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई है हमारी स्किन में या हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, वंश को पहली तीसरी डिग्री तक वर्गीकृत, ये कोई बात नहीं, चलो हटाओ इस क्वेश्चन को, ये नहीं आएगा। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, आपके शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो भाई शरीर के सबसे बड़ा अंग की बात करें तो सबसे बड़ा तो त्वचा ही है ना। सबसे बड़ा कौन है? त्वचा ही है। नेक्स्ट, रोटा वायरस दस्त का आम कारण है। ये बच्चे में जो है दस्त का आम कारण होता है रोटा वायरस, याद रखेंगे। दस्त होने पर इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ एक अच्छा विकल्प हो सकता है? भाई साहब, केले, सादा टोस्ट या चावल, ये सब जो है दस्त होने पर अच्छा विकल्प हो सकते हैं। खाइए, यहाँ से आराम मिलता है। अक्सर खाने से 4 से 8 घंटे के भीतर उल्टी के साथ जो दस्त अचानक शुरू होता है, इसका कारण क्या है? इसको खाद्य विषाक्तता कहते हैं या फिर इसको हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं, है ना। जिसे दूषित भोजन की वजह से होता है या बहुत उसमें कोई वायरस ऐसा कुछ हो गया हो, इस वजह से उसे फूड पॉइजनिंग की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए, बार बार मल त्याग के अलावा दस्त के अन्य कारण क्या है? तो ऐसा पेट दर्द होना, मरोड़ होना, मतली होना, है ना, जी मचलाना, और ये सब क्या है कारण? बार बार मल त्याग के कारण दस्त के अन्य लक्षण भी हो सकते हैं। चलिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दस्त के दौरान निर्जलीकरण को रोकने के लिए इन तरल पदार्थों में से कौन सा सबसे अधिक पीने को दिया जाता है? तो भाई साहब, पानी और शिकंजी ज़्यादा दिए जाते हैं। सबको याद रखेंगे। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो भाई साहब जुड़ जाओ। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, यहाँ तक आपने क्लास देख ली है। उम्मीद करता हूँ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बीच में क्लास को छोड़कर भाग गए होंगे, और जिनने छोड़ा होगा बहुत सारी चीज़ें उनने मिस भी करी होंगी। आपने सारी चीज़ों को अच्छे से समझा है। आप बताओ जल्दी, क्लास आपको लगी कैसी है? एक बार कमेंट में बता दो, तब फिर मैं आगे की और भी सारी क्लास बनाऊँगा आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, देखिए BA फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी साहित्य की जो हम क्लासेस चला रहे हैं, तो क्लास 2 यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दी है। और दोनों क्लास में, एक क्लास में एक यूनिट, दूसरी क्लास में दूसरी यूनिट, बिल्कुल हमने कंप्लीट की है। प्लेलिस्ट एकदम बनी हुई है। कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर आपकी बुक का नाम है, जाकर के जरूर देखें। BA BSc BCom फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए अलजेब्रा और मैट्रिक्स की हमने क्लास बनाई थी प्रॉपर, है ना। व्हाट इज मैट्रिक्स, क्या है, रैंक कैसे निकालते हैं, सब चीज़ें बताई थी। अगर बात करेंगे BA BSc BCom सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए फोटोग्राफी अगर आपने लिया है तो बिल्कुल आपके लिए रामबाण वीडियो, है ना, और NCC टैली भी लिया है अगर आपने, तो आपके लिए रामबाण वीडियो अपने चैनल पर पहले उपलब्ध है, पहले से भी उपलब्ध है, और आगे भी हम क्लास ला रहे हैं आपके लिए। तो बिल्कुल आप जुड़ जाएँ, बिल्कुल एक बार टेंशन फ्री जरूर हो जाए, है ना। जुड़ जाएंगे आप अगर हमसे तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे, और फैमिली अगर बन जाएंगे तो फिर आपकी टेंशन हम पे आ जाएगी, है ना भैया। चलो बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की। तो ये सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए हमने बहुत सारी क्लासेस बनाई हैं, आपके मेजर माइनर, है ना, सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके हर सेमेस्टर में काम आने वाले BSc MBA शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हैं। और प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य हो या फिर अदर जितने भी आपके मेजर माइनर सब्जेक्ट हो, आप सबको देख करके एक बेहतरीन अंक आप अपनी परीक्षा में ला सकते हैं। ठीक है, बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों तक शेयर जरूर कर दो वीडियो को। अगर आप शेयर करते हैं, है ना, उन तक पहुंचाते हैं, आप किसी का भला करते हैं, वो भी परेशान हो रहे होंगे दोस्त, है ना, तो आप किसी का भला करते हैं तो भगवान आपका भी भला करते हैं। ठीक है, और एक बार अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जुड़ जाओ और टेंशन फ्री हो जाओ, आपके हर सेमेस्टर में हम काम आने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।